हेलो एवरीवन। ऑडियो क्लियर है सबका? ऑडियो और वीडियो दिख रहा है? ऑडियो क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है? ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा था, है ना। तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के डेरिवेटिव को देखा था कि उसको हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देख रहे हैं। और इंटीग्रेशन में भी बेसिकली कौन सा? डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, है ना। वो बस इसलिए है कि हम डेफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन जब हमने स्टार्ट किया था, है ना, तो हमारा एक बेसिक आइडिया ये था कि अगर हम a टू b fx dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमने उस टाइम पे बोला था कि ये इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना होता है ना। तो ये इंटीग्रेशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू फाइंड एरिया। लेकिन अब हमें इसी चीज को और अच्छे तरीके से समझना है कि ये इंटीग्रेशन क्या हमेशा एरिया देता है ना। तो यहां पे दो चीजें, एक हम बात कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन की, डेफिनिट इंटीग्रेशन की, और दूसरी हम बात कर रहे हैं एरिया की, है ना। तो ये दो चीजें हमारे पास पहले क्लियर होना चाहिए माइंड में कि ये दोनों चीजें सेम होता है या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया ये है कि एक चीज होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन में बेसिकली हम डेफिनिट इंटीग्रेशन को कंसीडर कर रहे हैं अभी। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है एरिया। ठीक है, तो हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन अपने आप में हमेशा एरिया नहीं होता है ना। लेकिन अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है ना, अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट एरिया, तो हमें इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? यूज डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो हम यहां पे डेफिनिट इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अब हमें यह ध्यान देना है कि कब एरिया और डेफिनिट इंटीग्रेशन सेम होता है और कब ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, एज्यूम करो कि मान लेते हैं कि हमारा यहां पे कहीं पे घर है। ठीक है, ये हमारा यहां पे होम है। ठीक है, और यहां से कुछ डिस्टेंस इस तरफ में हमारे पास एक लैंड है। ठीक है, और जमीन है, हमने इतना कहीं पे खरीद रखा है। ठीक है, तो ये मान लो 100 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, और यहां से कुछ इस तरफ में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां पे भी एक लैंड खरीदा है। ठीक है, ये मान लो 50 स्क्वायर फीट का है। तो अब अगर कोई हमसे पूछता है कि ये बताओ कि टोटल हमारे पास लैंड कितना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली 100 और 50 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, है ना। सेम चीज एरिया करता है ना। तो जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है कि नहीं। एरिया का बस क्या होता है? बाउंड्री होता है ना। तो ये जो हमारे पास लैंड है, इस लैंड का ये बाउंड्री पॉइंट है। तो ये वाला पार्ट बस हमारा है, हमें ये इतना पता है। उसके अलावा ये इतना पार्ट कहीं भी हो, अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल कितना लैंड है हमारे पास, हम क्या करेंगे? दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, है ना। तो एरिया में हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलता है ना। तो इस केस में जो रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा, वो क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। अगर हम इंटीग्रेशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, है ना। तो अगर हम एफ एक्स डीएक्स कर रहे हैं तो हमारे लिए x क्या हो जाएगा? x एक्सिस क्या हो जाएगा? एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। अगर आप यही इंटीग्रेशन dy में करो, है ना, अगर कोई फंक्शन इस तरीके से हो, y dy हो, है ना, इसको g मान लो, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा एक्सिस हो जाएगा? y एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो जो भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन अपने आप में क्या ले लेता है? एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेता है ना। तो यहां पे हमारे पास रेफरेंस पॉइंट x एक्सिस हो जाता है। और रेफरेंस पॉइंट चूज करने का मतलब यह होता है कि अगर कोई चीज आप यहां से ऊपर की तरफ कैलकुलेट कर रहे हो, है ना,
अगर आप इंटीग्रेशन a टू b यहां से यहां तक कर रहे हो, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन हमें ये पता है कि ये वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। क्लियर। लेकिन अगर यही कोई कर्व हमारा एक्स एक्सिस के नीचे हो और इसमें अगर आप कोई एरिया और ये रीजन आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, है ना, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में ये डिफरेंस होता है। एरिया के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है ना। एरिया के लिए सिर्फ क्या होता है, बाउंड्री हमें पता होना चाहिए कि हमारा एरिया कहां से कहां तक है, ठीक है। इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके पास बाउंड्री तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये बाय डिफॉल्ट एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेता है, एज्यूम कर लेता है, और इस रेफरेंस पॉइंट में एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट क्या देगा, पॉजिटिव इंटीग्रेशन की वैल्यू देगा, और एक्स एक्सिस से नीचे क्या देगा, हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना। तो यहां पे ये दो चीजें हमारे पास क्लियर है कि हम किस तरीके से इंटीग्रेशन और एरिया को समझ रहे हैं, है ना। तो जब भी हमें अगर एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, तो एरिया में हमें सिर्फ क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करना है ना। तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, है ना। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, टोटल एरिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें इस वाले केस में एरिया कैलकुलेट करना होगा तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो हमें अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया में हमें ये दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ रीजन बाउंड कर रहा है। इसका मतलब ये चीज, इन दोनों का सम कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए एरिया के लिए, है ना। तो जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये तो पॉजिटिव है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट जो नेगेटिव है हमें इसको पॉजिटिव बना के इस वाले पार्ट में क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स जो होता है ये बेसिक डिफरेंस है एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो अगर कोई हमें इंटीग्रेट करने के लिए बोलता है और एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, दोनों सेम चीजें नहीं होता है ना। तो अगर कोई हमें यह बोलता है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डीएक्स, क्या ये एरिया की वैल्यू होगा, है ना। ये सिर्फ क्या है, अभी इंटीग्रेशन है, लेकिन अगर हम ये कंडीशन यूज कर लें, इफ, यहां पे हम कंडीशन यूज कर रहे हैं, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर हमने एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मान लिया, इसका मतलब जो हमारा कर्व है वो कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर में है ना। और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर में है तो ये हमें क्या दे देगा, एरिया दे देगा। क्लियर है। तो यहां पे ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। अगर यही चीज इफ एफ एक्स अगर हमारे पास लेस देन जीरो होता, है ना, और अगर हम ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स कहते हैं तो क्या हम इसको एरिया बोल पाते, ये एरिया नहीं होता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये टर्म क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है कि नहीं। तो हम यहां पे ये चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं कि जब हम फंक्शन हमारा अगर पॉजिटिव हो तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है ना। तो अगर हमें ये पता करना है कि अगर इस केस में अगर हमें एरिया निकालना है, अगर हमारा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो और यहां पे अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो इस केस में एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे टर्म का मॉड लेना होगा, है ना। तो इस पूरे टर्म का अगर आप मॉड ले लोगे तो ये क्या दे देगा, हमारे पास एरिया दे देगा, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस होता है एरिया और इंटीग्रेशन में, है ना। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें उसने क्या बोला है, क्या हमें इंटीग्रेट करने के लिए बोला है या एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अगर एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हमें देखना होगा कि हमारा एफ एक्स पॉजिटिव है या नहीं है कि नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये चीजें किया था पहले, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर कोई हमसे बोलता है कि साइन एक्स डीएक्स को आप 0 से पाई तक इंटीग्रेट करो, है ना, ठीक है। हम यहां पे दो इंटीग्रेशन ले रहे हैं, 0 टू पाई और 0 टू 2 पाई साइन एक्स डीएक्स। अब अगर हमें दोनों को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है ना,
तो ये सिंपल इजी सा इंटीग्रेशन है। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2। कैलकुलेट करके देख लेना, याद होगा आपको, हमने ये चीज बताया था 0 से π/2 तक, है ना, एरिया 1 होता है और इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर 0 से 2π इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, है ना। तो हम 0 से 2π को एरिया नहीं बोल सकते हैं, है ना। अब इस चीज को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखें तो हमें और अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि इंटीग्रेशन और एरिया एक्चुअली में दे क्या रहा है ना। तो ये हमारे पास sin x का कर्व है यहां पे भी, और हमने यहां पे भी प्लॉट किया sin x का कर्व, ठीक है, 1 to -1 और ये 1 to -1। इस वाले केस में हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से π तक, है ना। और इस वाले केस में हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 to 2π तक। यानी इसमें जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो रीजन मार्क होगा वो कौन सा रीजन मार्क होगा, ये वाला रीजन मार्क होगा, है ना। और इसमें जब हम इंटीग्रेट करेंगे और रीजन को मार्क करेंगे तो हमारा रीजन देखो क्या होगा, यहां से लेके ये कंप्लीट रीजन 0 से 2π तक का पूरा है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें 0 वैल्यू क्यों दे रहा है, क्योंकि जितना पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, और ये वैल्यू एक्चुअली में कितनी थी, ये वैल्यू एक्चुअली में प्लस में 2 क्वांटिटी था, है ना, 0 से 2 तक। और जब नेगेटिव में आप π से 2π तक इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -2π, है कि नहीं। और यहां पे ये वैल्यू तो सिंपली +2 में ही है। तो ये देखो, ये वाला पार्ट हमें एक्चुअली में क्या दे रहा है, 2 वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट 0 क्यों दे रहा है, क्योंकि 2 वैल्यू तो ऊपर था और -2 वैल्यू नीचे था, है ना। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में करता क्या है, साइन के साथ ऐड करता है ना। अगर आप इंटीग्रेट करोगे, है ना, इंटीग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, आपको याद होगा, इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या होता है, समेशन होता है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन हम किस लिए यूज करते हैं, एडिशन के लिए। और किस टाइप के एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, है ना, इनफाइनाइट और जो इस टाइप का एलिमेंट होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, है ना। और इसको हम इस तरीके से बोलते हैं जो कंटिन्यूअस सिस्टम होता है। तो ये जो एडिशन होता है ये कौन से सिस्टम का होता है, कंटिन्यूअस सिस्टम का होता है। लेकिन अभी भी ये एक्चुअली में है क्या, एडिशन ही है ना। और इंटीग्रेशन के साथ ही हमने सिग्मा भी पढ़ा था। तो सिग्मा भी क्या करता है, एडिशन ही करता है, लेकिन किसका करता है, डिस्क्रीट सिस्टम का करता है ना। तो ये डिस्क्रीट सिस्टम का एडिशन होता है। तो जैसे सिग्मा वर्क करता है वैसे ही इंटीग्रेशन भी वर्क करता है ना। अगर हमें कोई ये ऐड करने के लिए बोले 2 + 3 + -5 + 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये इंटीग्रेशन कितना दे देगा, 2 दे देगा, है ना। क्या कर रहा है ये एडिशन, ये सिग्मा का साइन क्या कर रहा है, जो वैल्यू जिस साइन के साथ है उस साइन के साथ इसको क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। तो ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो ये कंप्लीट हो गया, 0 हो गया और ये +2 हो गया। इंटीग्रेशन भी सेम इसी का कंटिन्यूअस सिस्टम है ना। तो इंटीग्रेशन भी क्या करेगा, जो भी कंटिन्यूअस सिस्टम का रीजन बाउंड हो रहा है उस रीजन का साइन के साथ वो एडिशन कर देगा, है कि नहीं। तो ये सिंपल साइन के साथ का एडिशन है। तो साइन के साथ आप एडिशन करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि इस तरफ में प्लस वैल्यू था और इस तरफ में माइनस वैल्यू था, है ना। तो यहां पे ये इंटीग्रेशन 0 हो जा रहा है, इसलिए क्योंकि +2 और -2 सिंपली मिलके 0 हो जा रहा है। यहां पे पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव पार्ट में ही है। तो यहां पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमारा कर्व यहां पे हमें दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई हमसे यहां पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हम डायरेक्टली इसको एरिया नहीं बोल पाएंगे, है ना। ये हमारे पास एरिया के इक्वल नहीं है। अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा तो पॉजिटिव पार्ट वाला जो पार्ट कवर हुआ था वो +2 में था, प्लस इस वाले पार्ट में जो नेगेटिव में था हमें इस -2 को मॉड में लेके ऐड करना होगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है और हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ना कुछ रीजन बाउंड कर रहा है। जब तक रीजन 0 नहीं हो जाएगा तब तक इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। और
तो यहां पे हमें टोटल एरिया कितना मिलेगा 4। तो अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो इस वाले फंक्शन का, तो एरिया कितना होगा 4 होगा। लेकिन अगर इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है तो इंटीग्रेशन कितना होगा 0 होगा, है ना। तो ये क्या है इंटीग्रेशन है और ये क्या है एरिया है। क्लियर हो रहा है। तो किस तरीके से हम एरिया और इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये बस बेसिक डेफिनेशन है कि हम कैसे इंटीग्रेशन और एरिया को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, है ना। ये चीज अब आप एक बार समझ जाओगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं अपने डेफिनेशन पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ये बोल रहा है कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx है, ठीक है, और यहां पे हम fx को इस तरीके से पॉजिटिव मान के चल रहे हैं a टू b में, है ना। तो ये इंटीग्रेशन हमें क्या देगा एक्चुअली में एरिया देगा, क्योंकि यहां पे हमें fx क्या दिखाई दे रहा है पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो ये जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे ये आप सिंपली इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो यहां पे हमें कैसे पता चला कि सिंपली इंटीग्रेशन करने से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कर्व क्या था एक्स एक्सिस के ऊपर था। जो पार्ट हमें रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था वो एक्स एक्सिस के ऊपर था। तो आप किसी भी मेथड से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लो या आप इंटीग्रेशन कर लो, हमेशा हमें क्या मिल जाएगा एरिया मिल जाएगा। क्लियर यहां तक, है ना। तो इस तरीके से एरिया और इंटीग्रेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। एरिया हमेशा क्या होता है, ठीक है, तो लिख लेते हैं एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, कभी भी हम इसको नेगेटिव लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव का सेंस बस होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे आप फिजिक्स वगैरह में यूज करोगे तो वहां पे हम एरिया का सेंस लेके चलते हैं कि नेगेटिव है, यानी उसके हम डायरेक्शन को लेके चलते हैं। तो वो फिजिक्स में सर आपको बताए होंगे कि कहां पे हम इसको किस तरीके से नेगेटिव करना है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात बोले तो एरिया का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है ना, तो अगर हम ये लिख रहे हैं आई मतलब हो गया इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ठीक है। और यहां पे हम a से डिनोट कर रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हमने सिंपल इंटीग्रेशन किया है और ये हम एरिया a टू b कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमें fx पता होता कि fx पॉजिटिव है तो ये दोनों चीजों का मतलब सेम होता है कि नहीं। तो एरिया इंटीग्रेशन के इक्वल कब होगा, कब हम बोल पाएंगे इफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अगर एरिया हमारा और fx हमारा पॉजिटिव है तो आप दोनों को क्या बोल सकते हो इक्वल बोल सकते हो, है कि नहीं। और अगर हमारा fx पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, इफ fx इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू हमेशा क्या होगी, है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इक्वल होगा, अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा, एरिया और इंटीग्रेशन में कौन सा बड़ा होगा, हमेशा एरिया ही बड़ा होगा, है कि नहीं। तो एरिया की वैल्यू आप, और अगर डायरेक्टली है तो हम सिर्फ ये सिंबल यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं a से b तक, ये एरिया के इक्वल हो सकता है जब हमारा fx पॉजिटिव हो, और अगर fx पॉजिटिव नहीं होता है तो एरिया की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू एरिया से हमेशा क्या होगी लेस देन होगी, है ना। तो अगर आपको एरिया को इंटीग्रेशन के टर्म में लिखना है, ठीक ना, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है
आई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और अगर आपको एरिया को भी इंटीग्रेशन के टर्म में ही लिखना है, जैसे ये वाला पार्ट था, इसको अगर हम इंटीग्रेशन के टर्म में लिखे तो ये भी क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स ही होगा, ए टू बी होगा। लेकिन ये हमें यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, मॉड का सिंबल यूज करना पड़ेगा, है ना। मॉड का सिंबल यूज करने का मतलब क्या हो गया कि हम एफ एक्स को अपना पॉजिटिव बना के चल रहे हैं। अगर किसी कारण से एफ एक्स हमारा एक्स एक्सिस के नीचे भी है तो मॉड लेने पे मॉड उस एफ एक्स को क्या करेगा, पॉजिटिव साइड में ले जाएगा, और उसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन सेम होगा, है ना। तो ये इंटीग्रेशन होता है और ये एरिया होता है ना। तो यहां से देखो एक इनइक्वालिटी आप एरिया और इंटीग्रेशन में बना सकते हो खुद से। किस टाइप का, तो अगर हम ये बोले कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। अगर आपको कभी किसी इंटीग्रेशन के टर्म में इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ती है ना, तो आप ये वाला इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो अगर आपको कभी इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ती है ए और आई में और इंटीग्रेशन के टर्म में, तो हम ये वाला इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, है ना। तो कभी कुछ ऐसा फंक्शन दे दे जहां पे हमें इंटीग्रेशन में वो इनइक्वालिटी पूछ ले, है ना। कभी वो इस टाइप का दे सकता है कि ये इंटीग्रेशन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, है ना। तो जब मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको। तो जब इंटीग्रेशन है ना, इसका आप मॉड ले लो और मॉड इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप पुट कर दो तो आपका इस इंटीग्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये एक रिलेशन होता है, और इसी को अगर ए के टर्म में लिखो तो आई क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू ए होगा। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है और ये एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है ना। इसको आप ध्यान रखना कि कभी भी इंटीग्रेशन में वो इनइक्वालिटी के टर्म्स में कुछ आंसर पूछ लेता है ना। एक इंटीग्रेशन दे देगा आपको और बोलेगा कि ये वैल्यू किस नंबर से ज्यादा है ना, तो वहां पे आपको ये इनइक्वालिटी यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रेशन में एक चीज हमारे पास ये भी है कि अगर हम ये सोचें कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक ना, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए कि कर्व का नेचर पता होना चाहिए, है ना। अब मान लो कि हमारे पास इंटीग्रेशन या कर्व कुछ इस टाइप का है, ठीक है, हमें ए टू बी इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप यूज कर लो। अगर हमें इसका एरिया लिखना है ना, यहां पे हम सिंपली एरिया लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि हमें यह दिख रहा है कि एफ एक्स हमारा यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर में है। ठीक है, अगर हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर में नहीं होता तो क्या करते हैं हम, ठीक है, तो दूसरा केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन, हमारा कर्व कुछ इस शेप का है और जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है वो ए टू बी ये वाला एरिया है ना, और हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है ये वाला, है ना। अभी हम एरिया की बात बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन की नहीं। तो जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या हम डायरेक्टली ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख पाएंगे, है ना। ये चीज हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट नेगेटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। तो आप डायरेक्टली अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके वो आंसर देगा। तो अगर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें पहले ये वाला कर्व पता करना होगा कि ये पॉइंट कितना है।
तो मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व एक्स एक्सिस को C पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अब अगर हमें एरिया लिखना है तो एरिया हम क्या लिखेंगे, पहले A से C तक इंटीग्रेट करना होगा एफ एक्स डी एक्स को, लेकिन हमें ये पता है कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C टू B एफ एक्स डी एक्स। इस वाले पार्ट में मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहां पे कर्व में दिख रहा है कि ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। तो यहां पे आप डायरेक्टली वैल्यूज लिख के आंसर कर सकते हो, ठीक है, यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन था एरिया को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इंटीग्रेशन ही है ना, सिंपली आप उसको इंटीग्रेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब यहां पे देखो जो हमने कर्व प्लॉट किया है ना, कर्व प्लॉटिंग में हमने दो चीजें हमने बोली। एक तो पहली चीजें हमें यह पता होना चाहिए कि कर्व हमारा एक्चुअली में है कैसा, है ना, यानी अगर कोई भी इक्वेशन हमें दे दे या कोई भी कर्व दे दे तो वो हमारा कर्व किस शेप का है, वो एटलीस्ट हमें शेप पता होना चाहिए कि कैसा है, और उसका नेचर एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो उसका नेचर क्या है, ठीक है। और एटलीस्ट कम से कम जहां से जहां तक हमें इंटीग्रेट करना है एटलीस्ट ये पता हो जाए कि उस इंटरवल में एफ एक्स हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है ना। तो किसी भी टाइप का ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। यहां पे देखो बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, यहां पे आपने ध्यान दिया होगा कि मैं इसको फंक्शन नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, इसको हम कर्व बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। कर्व और फंक्शन में बेसिक डिफरेंस होता है। कर्व क्या होगा, एक किसी भी टाइप का रिलेशन, इसको आप समझ सकते हो, है ना। तो कर्व क्या है, रिलेशन है, और फंक्शन क्या होता है आपको पता है ना। तो अभी तक हमने जितने भी ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाया वो सब एक्चुअली में क्या था, फंक्शन था, है ना। कोई भी कर्व हमें प्लॉट करके दिया हुआ या ग्राफ हमें दिया हुआ है तो वो ग्राफ फंक्शन है या नहीं ये हम पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, है ना, एरिया का जो हेडिंग था आपने ध्यान दिया होगा क्या था, एरिया अंडर द कर्व, उसने एरिया अंडर द फंक्शन नहीं बोला, है ना। तो एरिया अंडर द कर्व है, तो कर्व हमारा इस शेप का भी हो सकता है, ठीक है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये हमारा एक कर्व है, ये भी एक कर्व हो सकता है कि नहीं, ये भी एक कर्व हो सकता है। किसी भी टाइप का आप एक्स वाई में रिलेशन निकाल लो या एक्स एक्सिस और एक्स वाई प्लेन में आप कोई भी किसी भी टाइप का एक ग्राफ ड्रॉ कर दो, है ना, किसी भी टाइप का एक ग्राफ ड्रॉ कर दो, वो क्या हो जाएगा, एक कर्व हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो कर्व को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, रिलेशन के तरीके से, है ना। तो रिलेशन होगा, रिलेशन किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स वाई प्लेन में आप किसी भी टाइप का एक कर्व प्लॉट कर दो, है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स और ये वाई हो गया। और आप कहीं से भी ये स्टार्ट करो और किसी भी टाइप का आप इस तरीके से आप बना लो, ठीक है, और इसको लास्ट में मान लो हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये एक एरिया बाउंड कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये भी क्लोज्ड कर्व है, तो ये कुछ एरिया बाउंड कर रहा है। तो ये एरिया बाउंड कर रहा है तो इसको हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें यहां पे एरिया दिख रहा है कि ये कर्व एरिया इनक्लोज कर रहा है ना। तो यहां पे ये क्या है, कर्व है, आधी बात समझ में, ये क्या है, कर्व है। तो ये कुछ ना कुछ एरिया इनक्लोज कर रहा है, और ये एरिया इनक्लोज कर रहा है तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो यही चीज हम यहां पे सीख रहे हैं कि हमें एरिया निकालना आना चाहिए, ठीक है। एक और बात कि जब हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन सीखा था, है ना, याद करो आप, डेफिनिट इंटीग्रेशन और कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में हमने जहां से स्टार्ट किया है, याद होगा आपको कि हमने फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किया था रिलेशन से, है ना, और रिलेशन कुछ टाइम पढ़ने के बाद हम फंक्शन पे शिफ्ट हो गए थे, है ना। हमने और बहुत टाइप के रिलेशन को नहीं पढ़ा, है ना। उसके बाद हमारा जितना भी कैलकुलेशन बेस्ड था, है ना, हमने लिमिट पढ़ा, याद होगा आपको, हमने कंटिन्यूटी पढ़ी,
हमने डेरिवेटिव पढ़ा, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा, है ना, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा, और अभी हम एरिया पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ एक्चुअली में किस पे बेस्ड था? ये सब कुछ किस पे बेस्ड था? फंक्शन पे, है कि नहीं। यानी अगर आपको डेरिवेटिव करना है ना, तो हमें क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए होगा। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? फंक्शन चाहिए होगा, है ना। यानी हम जो ये लिखते हैं इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में a टू b fx dx, जो हम वर्ड और ये एक्सप्रेशन जो लिखते हैं, तो यहां पे हमने इस fx को क्या बोला था? fx इज अ फंक्शन, है कि नहीं। तो पहली चीज fx हमारा क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। अगर हमारा fx फंक्शन ही नहीं है तो क्या हम ये सिंबल और ये इंटीग्रेशन यूज कर पाएंगे? कभी नहीं, है कि नहीं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एरिया निकालने में और इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो जब हम एरिया लिखते हैं तो एरिया हम किसका कैलकुलेट करते हैं? सिंपली कर्व का कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन किसका होता है? फंक्शन का होता है। और जस्ट अभी हमने बताया कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो अब बताओ कि अगर हमारे पास कोई कर्व दे दिया है ना, तो क्या हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ किसका पॉसिबल होता है? फंक्शन का पॉसिबल होता है। अगर हमारे पास फंक्शन नहीं है तो जो हमने अभी तक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो कुछ पढ़ा है वो कुछ भी वैलिड है? कुछ भी वैलिड नहीं है ना, क्योंकि वो सबका बेसिक बेस क्या है? फंक्शन है। जब तक हमारे पास फंक्शन है हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर फंक्शन हमारा नहीं रहा तो हमारे लिए फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो जब हमें मान लो कि किसी ने ये कर्व दे दिया इस टाइप का और बोला कि इसको यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करो, मान लो ये पॉइंट 2 है, तो किसी ने बोला कि 0 से 2 तक इस कर्व को आप इंटीग्रेट करके बताओ, तो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे? ये किस टाइप का कर्व है? y² = 4ax, है ना, और y² = x मान लेते हैं अभी के लिए। तो अगर किसी ने बोल दिया हमें कि ये y² = x का कर्व है और अब आप मुझे इसको इंटीग्रेट करके बताओ 0 से 2 तक, तो क्या इसका कोई मीनिंग बनता है? क्या हम ये चीज यूज कर पाएंगे? इंटीग्रेशन 0 to 2 y dx कर पाएंगे, है ना, और यहां पे y² हो जाएगा अगर y यूज करेंगे, है ना। तो ये चीज यहां पे वैलिड नहीं है। क्लियर है कि नहीं? इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? इंटीग्रेशन नॉट वैलिड। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि ये क्या है? फंक्शन नहीं है कि नहीं। फंक्शन नहीं है, कैसे पता चला? ये कर्व हमने ड्रॉ किया, y एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व को कितने पॉइंट पे कट करेगा? 2 पॉइंट पे। तो ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो यहां पे ये चीज हमें समझना है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो किसका हम इंटीग्रेशन करते हैं? फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, है कि नहीं। तो फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करके सॉल्व करना होता है। क्लियर है? तो यहां पे हमें यह डिफरेंस भी समझना है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे और हम जब एरिया लिखते हैं इंटीग्रेशन a to b fx dx मॉड के साथ, तो ये fx हमारा क्या होना चाहिए? fx शुड बी और मस्ट बी, fx मस्ट बी फंक्शन, है कि नहीं। अगर ये फंक्शन नहीं है तो क्या करना होगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट, इफ fx इज अ कर्व देन we have to consider its only few parts which is function, है ना। मतलब क्या हो गया कि जैसे y² = 4ax है ना, तो y² = 4ax जो हमारे पास कर्व है, इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो ये क्या बनता है ना, और y² = x ले लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, तो ये कर्व इस शेप का होता है ना।
तो ये अपने आप में क्या है, फंक्शन नहीं है, है ना, ये क्या है, फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो यहां से हम अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, रूट एक्स, और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस कर्व को ब्रेक करें दो पार्ट में, है ना, तो देखो हम यहां पे इसी कर्व को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। अगर कोई पूछता है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, जिसका हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स, और ये क्या होगा, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। देखो यहां पे y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स एक्चुअली में इसी कर्व का दो ब्रांच है ना, और यही दोनों ब्रांच मिलके क्या बना है, ये पैराबोला बन रहा है ना। तो ये पैराबोला जब अपने आप में कंप्लीट है तो ये क्या बन रहा है, एक कर्व बन रहा है जो कि फंक्शन नहीं है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, फंक्शन है। ये अपने आप में क्या है, फंक्शन है। तो अगर हमें कोई इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोलता है तो इंटीग्रेट तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए वो आपको कभी भी इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए नहीं बोलेगा, वो इसको क्या बोलेगा कि आप इसका एरिया कैलकुलेट करो, है ना। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे आएंगे, है ना, जब हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे आएंगे तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे क्या होगा कि हमें फंक्शन को, इस कर्व को पहले फंक्शन में रिड्यूस करना होगा। तो कर्व को फंक्शन में हम कैसे रिड्यूस करेंगे, इस तरीके से रिड्यूस करेंगे। और अगर हमें a से 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है तो यहां पे हम 0 से 2 तक इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे, 0 से 2 तक इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करके निकालेंगे। इस वाले पार्ट का आंसर पॉजिटिव में आएगा, इस वाले पार्ट का आंसर नेगेटिव में आएगा। दोनों को, इसको फिर से पॉजिटिव बना के हम सॉल्व कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। क्लियर है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट हम इस दोनों को करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। क्लियर है। यहां तक किसी को डाउट, धृत ज्योति कोई डाउट आ रहा है किसी पार्ट में? ठीक है, अभी तक हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अभी हमने कुछ भी इंटीग्रेशन का पार्ट देखा नहीं है कि इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है और क्या निकल रहा है, लेकिन बस हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो तो हम कैसे उसको इंटीग्रेट करना है या एरिया निकालना है, उसके डिफरेंस को हमें समझना है। ठीक है। धृत ज्योति किसी पार्ट में डाउट दीजिए, किसी पार्ट में डाउट? ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इंटीग्रेशन और एरिया कैलकुलेट करना का, कि आप एरिया और इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है। अभी हमने कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने सीख लिया, बस एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने किसी भी पार्ट का अभी तक नहीं देखा है। ठीक है। तो ये बस थ्योरी वाला पार्ट था, बेसिक डेफिनेशन था इंटीग्रेशन का, कि हमें इंटीग्रेशन और एरिया में क्या डिफरेंस होता है, बस हम एटलीस्ट उसको समझ पाए। ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, है ना, और एरिया अंडर द कर्व जब हम पढ़ रहे होंगे, तो एरिया अंडर द कर्व में सबसे पहली चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि पहले हमें ग्राफ को प्लॉट करना आना चाहिए, है ना। पहला वाला पार्ट क्या होगा, प्लॉटिंग द कर्व। ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारा प्लॉटिंग द कर्व, कि आप कर्व को किसी तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करके देख पाओ कि कैसा कर्व हमें दिख रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, इसके बाद हमें कैसे इंटीग्रेट करना है ना, हाउ टू इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन का हमें मेथड पता है कि कैसे इंटीग्रेट होता है, बस हमें यहां पे एलिमेंट मेथड सीखना है कि हम पहले क्या करते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं और उस एलिमेंट को हम पूरे एरिया में इंटीग्रेट करते हैं ना, जो कि हमने फिजिक्स में या आप लोगों ने फिजिक्स में किया होगा, सर ने आपको बताया होगा कि कैसे हम एलिमेंट चूज करते हैं और उस एलिमेंट को इंटीग्रेट करके हम वॉल्यूम, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, आप लोगों ने बहुत कुछ निकाला होगा, वो सब कुछ इंटीग्रेशन पे ही था।
है ना। तो एक एलिमेंट मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें नेक्स्ट में ये स्टेप सीखना है। ठीक है, जो पहला वाला पार्ट है प्लॉटिंग ऑफ कर्व, ये वाला पार्ट हम लोग डिटेल में आगे करेंगे, ठीक ना, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ठीक है, तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व करके हम लोग एक अलग से लेक्चर करेंगे जिसमें सिर्फ हम कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे कि कर्व को हम किस किस तरीके से ट्रेस करके प्लॉट करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए जो इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में आपको वो सारे कर्व दिए होंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे, है ना। तो 11th क्लास में जो सब कर्व था हमारे पास और फंक्शन था, याद होगा आपको, है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, इस टाइप से जितने भी हमने कोऑर्डिनेट के जितने भी कर्व पढ़े थे वो सारा कर्व यहां पे आएगा, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले जितने भी कर्व हमने 11th में पढ़े हैं वो सब कुछ आएगा। उसके बाद फंक्शन वाले चैप्टर में हमने जो सब ग्राफ पढ़े थे वो सारा ग्राफ यहां पे आएगा। तो अभी के लिए इस चैप्टर में आपके पास जो भी कर्व वो देगा वो वही सब कर्व होगा जो आपको नोन होगा, है ना। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो हम अभी के लिए बस ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो भी कर्व हमें दिया होगा वो हमें पता है, ठीक ना, क्योंकि वही सब कर्व आपको 11th वाले सारे कर्व इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है एनसीईआरटी बुक में। तो वो सब कर्व का एरिया कैसे निकालना है, पहले हम इजी वाला पार्ट सीख लेंगे, एलिमेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको सीख लेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्ट कि हम एक इंपॉर्टेंट चीज है लिमिट एज ए सम वाला, ठीक है, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो इसको हम यहां पे सॉल्व करके देखेंगे कि लिमिट एज ए सम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिट एज ए सम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कर्व को हम सॉल्व करके देखेंगे कि वो कैसे इंटीग्रेट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड है और ये वाला पार्ट जेईई में आता है लिमिट एज ए सम का, ठीक है। ये चीज मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी पहले बताया था कि लिमिट को हम कैसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग डिटेल में अभी देख लेंगे। जो प्लॉटिंग ऑफ कर्व है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व हम लोग इस चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद एक नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे जहां पे कर्व को हमें कैसे ट्रेस करना है उस चीज को हमें इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें बाद में करना है। ऐसा कोई कर्व आपके पास नहीं आएगा जिसका आपको ग्राफ नहीं पता होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको पता ही होगा, जो पार्ट नहीं होगा वो सब कुछ इस वाले चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिट एज ए सम से स्टार्ट करेंगे जो बेसिक आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। और इसके बेसिस पे कैसे जेईई में क्वेश्चंस वगैरह बनता है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बस इंट्रोडक्शन था आपका कि कैसे आप एरिया और इंटीग्रेशन में डिफरेंस समझ सको कि एरिया और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अभी होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पार्ट कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस करने के लिए बुक से मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये डिफरेंस समझना था कि क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को अच्छे तरीके से और कंटिन्यू करेंगे और कर्व को डिफरेंट तरीके से प्लॉट करके इसको सीखेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके। तो सेम टाइम पे फिर से नेक्स्ट कल क्लास होगा, ठीक है। 2-3 दिन में सारा चैप्टर ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ट्रेसिंग ऑफ कर्व स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, बाय।